सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी जा रही है। आज सुबह से मैं टीवी मेकअप रूम में आके ऑन किया तो आई एम श्योर आप लोगों ने भी अगर मेरे शो से पहले ऑन किया है तो यू प्रॉब्ली सॉ द न्यूज़। आज एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। आज जो है बेसिकली उमर शरीफ की जो बॉडी है, कॉमेडियन उमर शरीफ, उनकी बॉडी जो है वो पाकिस्तान आज सुबह 5 बजे आ गई थी और आज 3 बजे उनको सपुर्द खाक किया जाएगा। उनकी नमाज जनाजा अदा होगी कराची के शहर में। तो आई थिंक एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट एंड इट्स अप्रोप्रिएट कि हमारा शो भी हम लोगों ने इसी तरह प्लान किया है। आज हम बात करेंगे उमर शरीफ साहब के बारे में, उनको याद करेंगे, हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे अपने शो पे, उनके दोस्तों से और भी चाहने वालों से बातचीत करेंगे बिकॉज़ आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट किसी की ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना। एक होता है किसी की जाने पे गम होना, यस बिल्कुल होता है और अप्रोप्रिएट इमोशन है, मगर उस इंसान की जो ज़िंदगी है उसको सेलिब्रेट करना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उमर शरीफ साहब 66 साल की उम्र पे उनका इंतकाल हुआ है। जर्मनी में इनका इंतकाल वाक़ हुआ जब ये एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अमेरिका जा रहे थे। जर्मनी में इनको बेसिकली इनका ब्लड प्रेशर जो था वो ख़राब हो गया। इनको डायलिसिस कराने के लिए जहाज़ को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और वहाँ पर इनको हार्ट अटैक हो गया। उमर शरीफ साहब के एक दोस्त परवेज़ कैफ़ी का कहना ये है कि इनको अभी कबल अगस्त के अंदर बेसिकली हार्ट अटैक हुआ था और इनकी 2 बाईपास सर्जरीज़ हो चुकी हैं। सो ही वाज ऑलरेडी अ कॉरोनरी हार्ट का पेशेंट थे वो, और उसके ऊपर से डायलिसिस, तो इट वाज जस्ट इसलिए जो हार्ट अटैक था जानलेवा साबित हुआ। उनकी बॉडी जो है वो शिफ्ट कर दी गई है ईदी के सर्द खाने में। आज 3 बजे फ्यूनरल होगा। उनको बेरी किया जा रहा है अब्दुल्ला शाह गाज़ी के अहाते के अंदर। तो बहुत सारे लोग अटेंड करेंगे। अभी जब इनकी बॉडी आई थी तो यहाँ पर सिंध इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सईद गनी वो भी रिसीव करने के लिए आए थे। एंड इनफैक्ट जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान के जर्मनी में, वो उनकी बेगम के साथ, ज़रीन गुल, जो कि उनके साथ इलाज कराने जा रही थी और उनकी बॉडी अब वापस लेकर आई हैं, उन्होंने भी उनको अकम्पनी किया वापसी में। अमजद अली हैं इनका नाम, हमारे जो वो हैं काउंसिल जनरल जो हैं नर्मबर्ग के अंदर जर्मनी में। मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि उमर शरीफ जो थे ये अप्रैल 1955 में लियाकताबाद कराची में एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली में इनका ये पैदा हुए थे। 14 साल की उम्र से बेसिकली ही बिकेम वेरी पॉपुलर विद इनकी बहुत तेज़ी से ये लोग अपनी लाइन अदा करते थे और लोगों को बहुत हंसाते थे। तो ही स्टार्ट बिकमिंग वेरी पॉपुलर। इनको जो पहली बड़ी ब्रेक मिली वो 2 शोज़ के स्टेज प्लेस के ज़रिए मिली, एक बकरा किस्तों पे और बुड्ढा घर पे है। 1980 के अंदर इनके प्लेस 80s के अंदर इतने ज़्यादा पॉपुलर होने लग गए कि वो ऑडियो कैसेट की रिकॉर्डिंग्स मिलती थी और बच्चे सुना करते थे, बल्कि हर कोई सुना करता था। एंड देन 90s के अंदर जब केबल टीवी ने एक सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो हर वक्त इनके स्टेज शोज़ उस पर भी चला करते थे। इनको तमगा इम्तियाज़ मिला इनकी कल्चरल सर्विसेज के लिए और इनको बहुत सारी नेशनल प्रेस्टीज मिली। इनको 10 निगार अवार्ड्स मिले हैं और ये अभी तक अकलौते एक्टर हैं जिनको एक साल में 4 निगार अवार्ड किए गए। तमगा इम्तियाज़ भी, जिसमें मैंने बताया कि आपको इनको मिला क्योंकि कमेडियन भी थे, एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। इन्होंने एक शो भी स्टार्ट किया, द उमर शरीफ शो, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी के अंदर और भी इजाफा हुआ और बेसाख्ता ये जो वहाँ पर खड़े खड़े इम्प्रोव जिसको कहते हैं जुमले कस देते थे अपने मेहमानों के साथ, उसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो बढ़ती चली गई। ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी इन्होंने बहुत सारा किया। इन्होंने बेसिकली 2006 में उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट फॉर्म किया, जिसका स्टेटेड गोल ये था कि बेसिकली फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करी जाएगी आम इंसान को फ्री ऑफ चार्ज। तो ये था थोड़ा सा एक ब्रीफ सॉर्ट ऑफ बायोप्सी इनटू सर उमर शरीफ लाइफ। बट ऑब्वियसली हम मेहमान आएंगे, हम उनसे डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। अभी जा रही हूँ फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक में। ब्रेक से वापस आएंगे, मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं जो कि आप लोगों से शेयर करना बड़ा ज़बरदस्त ज़रूरी है, तो कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते थे, काश मैं आप लोगों से शेयर कर सकती। बड़ा दिल चाह रहा है मेरा आपसे शेयर करने का, मगर वो फ़िलहाल नहीं मैं शेयर कर सकती। शेयर करने को मेरे पास आप लोगों के साथ अलबत्ता टॉप स्टोरीज़ हैं आज की, तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। मेरे पास आज की जो पहली टॉप स्टोरी है वो बेसिकली गलियात से रिलेटेड है। टूरिज़्म आपको पता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे बात बताना चाहती हूँ कि अयूबिया की जो चेयर लिफ्ट है वो एक बहुत पॉपुलर अट्रैक्शन रही है। आपको पता है चेयर लिफ्ट कब से लगी हुई है? सी दैट्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये 1965 के अंदर यही चेयर लिफ्ट लगाई गई थी अयूबिया में। तो अब आप मेंटली मैथमेटिक्स कर लें कि जिस चेयर लिफ्ट पे आपकी नानी या दादी ने अपनी जवानी में बैठा होगा, फिर उसके बाद आपके अम्मी पापा ने अपनी जवानी में बैठा होगा, और फिर अब आप अपनी जवानी में बैठेंगे, तो वो अगर रिटायर नहीं करी तो सीन तो ऑफ है ना दोस्त। मतलब वो ख़राब है, अब वो पुरानी हो गई है, डेंजरस हो सकती है, टूट सकती है, कुछ भी हादसा हो सकता है। तो बेसिकली जी हाँ, मेरी जो ख़बर है वो भी इसी चेयर लिफ्ट अयूबिया चेयर लिफ्ट के बारे में है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल जो हैं रज़ा अली, उनका कहना ये है कि अब अयूबिया नेशनल पार्क के अंदर ये जो चेयर लिफ्ट है इसको अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। या तो ये चेयर लिफ्ट ऑल टुगेदर रिप्लेस होगी, एक नई चेयर लिफ्ट इंस्टॉल करी जाएगी, या फिर इसी चेयर लिफ्ट को रिपेयर करके दोबारा से टूरिस्ट के लिए खोला जाएगा। आई होप कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है कि रिपेयर करके दोबारा खोलना, ये ना एक्सरसाइज किया जाए, बिकॉज़ पिछली दफ़ा जब मैंने चेक किया था पाकिस्तान के अंदर चेयर लिफ्ट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स कुछ कम हैं। तो आई होप ये कोशिश ना की जाए और एक नई चेयर लिफ्ट प्रोक्योर कर ली जाए। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एंड चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, तो कुछ अच्छा सीन भी आ सकता है। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेकर चलना चाहती हूँ, और वो ये है कि एक जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको पापराजी हर वक्त तंग करता रहता है। इसी तरह का तंग कुछ किया सज्जल अली को और उनके हस्बैंड अहद रज़ा मीर को। पापराजी ने अहद से बात कर रहे थे, जर्नलिस्ट वगैरह, और तस्वीर खींचते हुए उन्होंने बोला कि जी मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब कोई आपसे कहता है ना कि मैं आपसे पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ, उसी वक्त ना कह दो दोस्तों, कहो नहीं करो, मैंने नहीं आपके किसी पर्सनल सवाल का जवाब देना। बट खैर इन्होंने मतलब आई एम अज्यूमिंग कि वो ज़्यादा इंसिस्टेंट थे, तो उन्होंने फ़ौरन खट करके बोला क्या आप बाप बनने वाले हैं? उसने कहा नहीं। और उसके बाद अजीबो-गरीब किस्म की जर्नलिस्ट के एंड से, पापराजी के एंड से स्टूपिड किस्म की वो स्टार्ट हुई। बट ये सारी की सारी स्पेकुलेशन किस तरह शुरू हुई, क्योंकि सज्जल ने बेसिकली अपनी और अपने हस्बैंड की एक तस्वीर लगाई थी इंटरनेट पे, जिस पर लोग इमोजी हार्ट्स भेज रहे थे। तो पता नहीं क्यों किसी को लगा कि इसका मतलब ये है कि बेबी इज़ ऑन द वे। आई डोंट नो। खैर, इसी के साथ हम अपनी अगली खबर पर चलते हैं, जिसकी वजह से परसों रात काफ़ी थलथली मची, और वो ये थी कि एकदम से व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने और मैसेंजर ने काम करना छोड़ दिया। एक्चुअली फेसबुक और मैसेंजर का थोड़ा सा बाद में पता चला था, सबसे पहले व्हाट्सएप का पता चला था। और जब व्हाट्सएप ठक करके बंद हुआ और उस पर वो कनेक्टिंग का गोल गोल घूम रहा था, तो आई थिंक सब लोगों ने रियलाइज़ किया कि शायद इंटरनेट ख़राब है। सब लोगों को ये लगा, सबसे पहले अपने इंटरनेट की कनेक्शंस चेक करें कि शायद मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा वगैरह वगैरह। आई थिंक हम सब ने यही किया। उसके बाद मालूम हुआ कि नहीं, व्हाट्सएप डाउन है, क्योंकि ट्विटर पे ये ट्वीट करने लग गया, ट्रेंड करने लग गया कि फ़ेसबुक डाउन है, व्हाट्सएप डाउन है। तो बेसिकली जब ये डाउन हमें मिले तो हमने रियलाइज़ उस वक्त किया कि हम कितना ज़्यादा रिलाय करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। फेसबुक नॉट सो मच, बट व्हाट्सएप पे एज अ प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ज़्यादातर हाउस होल्ड जो हैं वो व्हाट्सएप पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इवन शहर में रहते हुए, क्योंकि फ़ोन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आसान होता है कम्युनिकेट करना, मैसेज भेजना, तस्वीर भेजना, एक्सचेंज जो होता है वो व्हाट्सएप पे ईजियर होता है। तो बेसिकली अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हुआ क्यों। तो व्हाट्सएप ने फेसबुक और व्हाट्सएप, इनका जो ये सारे का सारा जो ओन है, ये सारे का सारा फेसबुक के जो ओनर है ना, मार्क ज़करबर्ग, ये उनका है। तो उन्होंने फाइनली आकर एक स्टेटमेंट दी है
कि इसके अंदर कोई हैकिंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इनफैक्ट कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्निकल इशू था। टेक्निकल इशू आप लोगों को बताने के लिए मुझे कागज़ों का इस वक्त थोड़ा सा लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है। मार्क ज़करबर्ग अक्सर मुझसे बात करते हैं, मगर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये जो 5-6 घंटे ऑफ रहा, इट एक्चुअली कॉस्ट द कंपनी $60 मिलियन इन रेवेन्यू। मतलब सॉरी 60 मिलियन या बिलियन, आई थिंक $बिलियन। सो काफ़ी मतलब लॉस भी हुआ। एनीवेज़ मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हुआ ये इसलिए क्योंकि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल एक चीज़ होती है जिसके अंदर बेसिकली आप इंपोर्ट वगैरह करते हैं, ये इंफॉर्मेशन जाती है। उसके अंदर कोई चेंजेस करे थे फेसबुक ने अपने सिस्टम के अंदर, तो वो एक्सेप्ट नहीं हुए, या वो बहुत बड़ी फ़ाइल थी जो मुझे ये समझ में आ रही है। वो अपडेट करते रहते हैं और वो बेसिकली बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो सारे का सारा सिस्टम जो था वो पहले फ़ेसबुक की वजह से क्रैश हुआ, मगर क्योंकि ये फ़ेसबुक, मैसेंजर और व्हाट्सएप ये सारे इंटरलिंक्ड हैं एक ही कंपनी की, एक ही आई एम अज्यूमिंग सोर्स ऑफ समथिंग, तो उसका कैस्केडिंग इफ़ेक्ट आया इकट्ठे और वो सारे के सारे ठप हो गए और बंद हो गए। इसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी दुख का सामना हुआ। मार्क ज़करबर्ग ने एक्चुअली अपोलोजाइज़ किया उन फैमिलीज़ को जो कि ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे बहुत ज़्यादा रिलायंट हैं अपने वो करने के लिए। इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा लीस्ट मिस्ड मीडियम था वो फनली इनफ फेसबुक था, विच आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों। मुझे इसके बाद ख्याल आया कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो इंस्टाग्राम क्योंकि ऑफ हो गया था एंड लोगों का जो ब्रेड और बटर है वो अब इंस्टाग्राम से लिंक्ड है, तो मतलब उनकी तो हालत ख़राब हो गई थी। इंस्टाग्राम डाउन ब्रो नहीं कर सके। तो बेसिकली उसके बाद बहुत सारे फ़नी किस्म के मीम्स भी आए और मीम्स बन रहे हैं, अभी तक बन रहे हैं। प्लीज़ डू चेक देम आउट। मैं जा रही हूँ फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आऊँगी। आज हम लोग ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उमर शरीफ साहब को, तो आपको अपने अगले मेहमानों से भी मिलवाऊँगी, इसी बारे में बात होगी, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। आज हम बेसिकली ट्रिब्यूट दे रहे हैं उमर शरीफ साहब को। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि उनकी बॉडी जो है वो बेसिकली अभी कराची आज सुबह आई है। हमारे इंफॉर्मेशन सिंध के जो मिनिस्टर हैं सईद गनी, उन्होंने उसको जाके एयरपोर्ट से रिसीव किया। उमर शरीफ साहब के जो दोनों बेटे हैं वो भी एयरपोर्ट पे मौजूद थे, और इनकी जो बॉडी है ये इसको ये फुटेज साथ साथ चल रही है। आप लोगों को बताती चलूँ कि बॉडी इनकी बेसिकली टर्किश एयरलाइंस के ज़रिए कराची ट्रांसफ़र करी थी फ्रॉम जर्मनी। नरेम्बर्ग से जहाज़ गया म्यूनिख से जहाज़ बेसिकली इस्तांबुल से होता हुआ कराची आया है। जो हमारे काउंसल जनरल हैं पाकिस्तान के अमजद अली, वो भी जहाज़ में प्रेजेंट थे। इनकी जो बेगम थी उमर शरीफ साहब की, ज़रीन, ये भी उनके साथ जा रही थी। एंड आई थिंक इट्स रियली सैड, बट इनको स्टेट ऑनर्स के साथ बेसिकली आज बेरी किया जाएगा। इनकी ख्वाहिश थी कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अंदर, तो उसके अहाते में इनको बेरी किया जाएगा, और 3 बजे नमाज जनाजा जो है वो स्केजूल्ड है। आई एम श्योर कि जो लोग इनको चाहते थे और जो लोग इनसे प्यार करते थे वो इनको हमेशा याद रखेंगे। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई चला जाता है हमारी ज़िंदगी से, तो ऑब्वियसली वो अपनी एक स्पेस छोड़ कर जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता स्पेस यस फिल हो जाती है, या तो किसी और इंसान से या आप किसी एक्टिविटी से, बट somehow we do manage to fill the space. What I do feel however is कि हम लोगों को, जो लोग चले गए, उनको सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए, और इस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहिए, एज़ अपोज टू कि उनकी डेथ के ऊपर हम इतना ज़्यादा ड्वेल करें और ये सोचें कि उसको दुख की बजाय आई थिंक इट शुड बी अ जॉय ऑफ सेलिब्रेशन, क्योंकि इन्होंने 66 इयर्स की उम्र पे इनका इंतकाल हुआ था। इन्होंने अपनी जो सारी की सारी ज़िंदगी है वो लोगों को खुश करने में निकाल दी।
इनकी जोक्स जो थे वो मशहूर थे। इनफैक्ट ये मतलब जिस तरीके से जुमला कस देते थे वो बहुत ज़बरदस्त होता था। आई वुड लाइक टू टेल यू कि इन्होंने मेमन कम्युनिटी के ऊपर बहुत सारे फ़नी किस्म के जोक्स क्रैक किए। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट वंस वाज कि जो मेमन लोग होते हैं वो डॉक्टर नहीं बन सकते। तो क्यों नहीं बन सकते उमर भाई डॉक्टर मेमन लोग? तो वो इसलिए क्योंकि उनको खून खराबा अच्छा नहीं लगता। और फाइनली एक मेमन बंदा जो था वो डॉक्टर बन गया, और वो इसलिए वो डॉक्टर बन गया तो ऑपरेशन कर रहा था, गुर्दे की जगह पित्ता काट आया। सो बेसिकली इनके जो थे बहुत फ़नी आइकॉनिक किस्म के जोक्स थे ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ, बट ही बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज मेमन जोक्स एक्चुअली। इन्होंने अपना करियर जो था वो स्टार्ट किया था एज ज़रीफ़ एंड देन लेटर ऑन ही चेंज्ड हिज नेम टू उमर शरीफ। इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको यास खान से मिलवाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे सर उमर शरीफ के बारे में। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे आज हम बात कर रहे हैं उमर शरीफ साहब की। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सैयद वसीम अब्बास जो हैं वो मौजूद हैं उमर शरीफ साहब के घर के बाहर। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी। वसीम, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और आपके इर्द गिर्द इस वक्त क्या हो रहा है? जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ उमर शरीफ साहब की गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 के अंदर रिहाइशगाह के बाहर। मेरे अक़ब में जो है वो उनका घर मौजूद है, B117 उनका मकान नंबर है। यहाँ पर जो लोग हैं ताज़ियत के लिए उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ इस इलाके के मकीनों की भी बड़ी तादाद जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पर आ रही है उनके घर पे उनके अहल खाना से ताज़ियत के लिए। उनका जो जज्ज़े काकी है वो थोड़ी देर के बाद 12 बजे तक जो है वो ख़ानदानी ज़राए में बताते हैं कि उनके घर पहुंचाया जाएगा आखिरी दीदार के लिए। जिसके बाद यहाँ से उमर शरीफ पार्क जो कि ज़ियाउद्दीन अस्पताल के पास बिलावल हाउस के सामने वाक़ है, वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा, नमाज जनाजा उनकी होगी। जिसके बाद जो है वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में उनकी तदफीन की जाएगी। जी, आपको ये पता है कि कितने बजे नमाज जनाजा? जहाँ तक मुझे मालूम है अभी तक वो ये है कि 3 बजे दोपहर को नमाज जनाजा होनी है। क्या ये बात सही है? वहाँ पर वो मौजूद है और जी बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी नमाज जनाजा के लिए जो एलामिया जारी किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, क्योंकि बड़ी तादाद मुतवक्के है कि उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करेगी, तो उसके तमाम तर इंतज़ामात को भी हतमी शक्ल दी गई है। और उमर शरीफ पार्क के अंदर 3 बजे उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जिसके बाद अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में उनकी क़ब्र जो है वो तैयार कर ली गई है, जहाँ पर उनकी तदफीन मुकम्मल की जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि आप ये क्या क्या इंतज़ाम हैं अभी तक हुकूमत या किसी और की जानिब से, बिकॉज़ आई एम श्योर कि इनके घर पे ताज़ियत करने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखें सरकारी तौर पर तमाम जो इंतज़ामात हैं वो पहले से ही मुकम्मल थे कि जब यहाँ पर उनकी 5:45 बजे मैयत पहुँची है तो उस वक्त जो है वो जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी तमाम इंतज़ामात मुकम्मल थे। तमाम कागजी कार्रवाई को मुकम्मल कराने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से भी जो है वो पहले से पहले इक़दामात किए गए ताकि उनके अहल खाना को वहाँ पर इंतज़ार न करना पड़े। एयरपोर्ट पे भी जो उनके मद्दाह हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद थी। वहाँ से लेके जो है वो उनके जो मैयत है लेके ईदी एम्बुलेंस में लेके लाया गया और उसके बाद ईदी सदखाने मुंतकिल किया। ईदी सदखाने मुंतकिल करने के बाद जो है वो यहाँ पे 12 बजे तक का वक्त दिया गया है। ख़ानदानी ज़राए जो कि हमें बताते हैं कि 12 बजे तक जो है उनकी मैयत उनके घर पहुँचाई जाएगी आखिरी दीदार के लिए। जिसके बाद यहाँ से मैयत को रवाना किया जाएगा उमर शरीफ पार्क के लिए। जी, मुझे बताएं कि रास्ते में आई एम अज्यूमिंग, मुझे मतलब अजम्पशन मेरी ये है कि रास्ते में जो आप लोग राउट लेंगे यहाँ से मैयत लेकर गुलशन से क्लिफ्टन जाएंगे,
तो कौन सा रास्ता लेंगे? क्या रास्ते पे कोई इंतज़ामात किए गए हैं या नहीं? जी बिल्कुल, देखें अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताऊं तो सिक्योरिटी के भी इंतज़ामात मुकम्मल हैं। जब यहाँ से इनके घर से इनकी मैयत को लेके जाया जाएगा तो मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो पिकेट्स जो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो है वो कायम की गई हैं ताकि उनको पूरे प्रोटोकॉल में जो है वो मैयत को जो है वहाँ ले जाया जाएगा जहाँ पे उमर शरीफ पार्क है। और उसी के साथ साथ जो इंतज़ामात हैं वो तमाम ट्रैफिक पुलिस को भी बता दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो है वो तमाम डाइवर्जन्स को बंद करके जो रास्ता है वो ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि राशिद मिनाज रोड के ज़रिए जो है वो शारा फैसल और फिर शारा फैसल से जो है वो उनकी मैयत को क्लिफ्टन उमर शरीफ पार्क तक जो है मुंतकिल किया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे प्रेजेंट होने का कि डॉन न्यूज़ की जानिब से यहाँ पर मौजूद होंगे। और अगर आप फैमिली के से आपका मिलना हुआ तो प्लीज़ हम सब की तरफ से भी उनको अफसोस कीजिएगा। इसी के साथ नाजरीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे। बात हो रही है आज उमर शरीफ की ज़बरदस्त किस्म की लंबे करियर और अमेजिंग किस्म की लाइफ के ऊपर हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। बात हो रही है आज उमर शरीफ साहब के बारे में। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं। मैं आपको उनसे तारुफ़ कराना चाहती हूँ। हमारे साथ सलीम आफरीदी साहब हैं और हमारे साथ एयाज़ खान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कि हम सब लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं इनकी डेथ के ऊपर, बट मोर देन दैट मेरे ख़्याल में उनकी लाइफ को ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरा ये ख़्याल है। आप मुझे बताएं कि उन्होंने इतने सब लोगों के चेहरों पे हंसी लाई। आप पहली दफ़ा सर कब उनसे मिले? मुझे याद है कि मेरी शादी हुई थी और एक प्रोग्राम था, उसमें खालिद ज़फ़र हमारे दोस्त हैं, उनका प्रोग्राम था। तो ये खड़े हुए थे और उस वक्त तक ये स्टेज के ड्रामे करते थे। वन मैन शोज़ उन्होंने शुरू किया था। तो 50-50 का एक आर्टिस्ट है सखी कमाल, वो अजीब सा मतलब मोटा था उस वक्त, वो खड़े हुए थे, उसका इंटरव्यू कर रहे थे। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वन मैन शो में देखा तो उससे कहने लगे भाई इनको गौर से देखें आप, लोग मोटे होते हैं लेकिन मैंने देखा है कि कभी आपने अदरक को देखा बढ़ते हुए, अदरक कैसे बड़ी होती बस अब मैं उसको जब देखूं और जो लोगों ने फिर उसका जो, मैं तो कहता हूँ उस शख्स के अंदर वो जो सलाहियतें और वो जो जुमले और अभी जो लोग जो बात कर रहे हैं, यकीन करें तारीख़ रकम की है उन्होंने। और जब मैं समझता हूँ कॉमेडी की बात की जाएगी, ड्रामे सलीम में इसलिए के साथ भी हैं, कोई भी उमर शरीफ की जो चीज़ है ना, सपोर्टिव आर्टिस्ट जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जी, क्योंकि वो उनको क्यों देते हैं। जैसे वो अभी ज़ाहिर है सलीम भी बात करेंगे, मगर मैं कहता हूँ कि उमर शरीफ से आप कभी हम तो हम उमर ही कहूँगा, मेरे और मेरी उसकी उम्र तकरीबन करीब है, लेकिन मैं कहता हूँ आदमी हर एक से सीखता है। मैंने सीखा बहुत उससे, लेकिन जो जहन का और ज़ुबान का जो कोऑर्डिनेशन है उसमें वो इतना फास्ट कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, कभी नहीं पहुँच सकते। तो उमर शरीफ की तो तारीख़ है, या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का आर्टिस्ट है, इसका नाम वहाँ पे होना चाहिए। और वो आज हमें पता चल रहा है कि उमर शरीफ को दुनिया में जिस तरह लोग सराह रहे, तो लगता है कि उमर शरीफ वाकई उमर शरीफ, और हमें फ़ख्र है कि वो पाकिस्तानी है। सर सलीम साहब, आपने उनके साथ बहुत सारा काम किया स्टेज पे, आप पहली दफ़ा कब उनसे मिले? ये तो बड़ा अजीब वाक़या है। मैं आपको बताऊं, मैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर था, इलेक्ट्रिक का काम करता था। तो इत्तेफाक ये है कि उनके भाई आए थे कि उनकी लाइट वाइट का कोई प्रॉब्लम था। सही। तो मियाँ ज़रा आइए, बड़ा नस्तालिक किस्म के आदमी थे वो, सहाफ़ी थे उस्मान साहब। वो घर ले गए, अम्मा बड़ी उनकी कल्चर्ड खातून थी, देसी, और बड़ा मज़ा। और मैंने लाइट जब ठीक की तो उनकी वालदा बहुत खुश हुई, मुझसे बहुत खुश हुई। यार बेटा क्या कर दिया।
और तुमने तो तू भी मेरे बेटे जैसा है और ये है ये। फिर सेकंड टाइम कुछ हुआ तो फिर हो गए, फिर मैं गया तो बेटे जैसा है, उनकी लाइट वाइट ठीक की। तो फिर कहने लगे अंदर वो उमर लेटे हुए और उसकी ट्यूबलाइट ख़राब है उसके कमरे की, ज़रा सलीम बेटा ज़रा देख ले। तो मैं गया हूँ, उमर भाई लेटे हुए थे, उन्होंने आँख खोली, सलाम किया, मैंने ट्यूबलाइट ठीक की, उन्होंने थैंक यू किया, मैं वापस चला गया। फिर वो उन्होंने बेटा बना लिया अम्मा ने, और इतना प्यार दिया, मुझे इतना मज़ा आता था उनके पास बैठ के, मैं बरसों उनके पास बैठ के बातें सुनता रहा। तो उमर भाई में जितना था ना वो उनकी वालदा का था। वालदा की टाइमिंग, उनके बोलने का अंदाज़, उनके जुमले जुगतें लगाती थी। जावेद शेख को उन्होंने कहा था एक दफ़ा कि बेटा तू फ़िक्र नहीं कर, उनकी कोई फ़िल्म फ्लॉप हुई थी पहली वाली, तो बेटा फ़िक्र नहीं कर, थोड़ा इत्मीनान रख, लंबे मुंह का भी फैशन आने वाला है। ये उनकी वालदा के जुमले हैं। फिर उमर भाई के किस्से वो सुनाती रहती थी, मैं बस बैठा रहता था। अगर मैं आर्टिस्ट बनाऊं तो शायद वालदा की वजह से वो टाइमिंग है और वो सारा कुछ आया है, क्योंकि उमर भाई में सारा कुछ वही था। तो ये पहली मेरी मुलाकात अजीब सी। फिर ये हुआ कि वो मुझे कहती रहती थी, उमर भाई ने कहीं ड्रामे में देख लिया किसी रियो में, तो फिर उन्होंने कहा यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे ही, वो तूने बताया किसी ने कि रिहर्सल में आर्टिस्ट है, ड्रामा कर रहा था। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं इनके साथ ड्रामा करूँ, कि मैंने ये रिश्ता इसलिए बनाया है कि मैं ड्रामे हासिल कर सकूँ। तो बहुत वालदा ने भी कहा उनके कि उमर के साथ उमर को बोलूँगी काम करे क्या कर। उमर भाई ने ख़ुद कई दफ़ा कहा, लेकिन मैंने कहा उमर भाई इतना बड़ा ख़जाना थे, इतने बड़े फ़नकार थे, अब उनके सामने जब वो कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने नहीं किया। फिर बहुत उन्होंने वो किया है, तो फिर मैंने सीखा। मैंने 100 के करीब वनडे प्लेज किए, जिसमें वेरिएशन दी, मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स किए, सीखा, बहुत जानमारी की। फिर उमर भाई ने कोई ड्रामा देखा, फुरकान हैदर उनके डायरेक्टर थे, उन्होंने ऑफ़र की, मैं उमर भाई के घर गया तो उमर भाई जा रहे थे रिहर्सल पे, कहने ड्रामा करोगे। मैंने कहा आज मैं आए इसीलिए हूँ, चलो। फिर उनकी गाड़ी में मैं पहली दफ़ा रिहर्सल में गया। तो ये पहली मुलाकात और पहले ड्रामे का अहवाल। आप लोगों से अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के हर किसी के दिमाग में एक इंसान से एक निस्बत हो जाती है, किसी एक जुमले की, किसी एक और हम लोग एज ऑडियंस, आप लोगों की तो दोस्ती थी, मिलना जुलना था, मगर ऑडियंस के भी दिमाग में जिस मुझे एक उनके 2-3 जोक्स जो हैं वो याद रह गए, मैं कभी भी तो आप लोगों के दिमाग में कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा उनका जुमला जो कि देखिए, मैं समझता हूँ अगर हम वाक़यात पे जाएं तो जो कॉमेडी कर रहा होता है ना, उसका बड़ा मुश्किल होता है उसको हंसाना। और हम समझते थे कि हमको हंसाने के लिए उमर शरीफ से बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं था, जो बिल्कुल सच्ची बात है। हमें अगर हम अच्छा, और आपको पता है कि हम सबसे बेहतरीन आपकी की शख्सियत जो है वो 2 चीज़ों से आपकी पर्सनैलिटी जो है उसका पता चलता है, या तो आप उन्हें पैसे दे दें या आप उनके साथ सफ़र कर लें। उमर शरीफ के साथ जितने शोज़ किए या हमने बाहर किए, मैं तो स्टेज ड्रामे 1-2 किए। दुबई में हमने एक ड्रामा किया था, उसमें मुझे उन्होंने रखा था। तो और लेकिन उसके अलावा हमने शोज़ बहुत किए, अमेरिका में भी किए, यहाँ किए, दुबई में किए, कई जगह पे हमने शोज़ किए। शोज़ के अलावा जो हम बैठते थे और बैठक लगती थी, उसमें जो फिर एक दूसरे की खिंचाई होती थी, तो जुमले या बातें तो बहुत बेशुमार हैं। लेकिन मैं पता नहीं क्यों हमेशा से कहता हूँ कि ड्रामों से अगर आप उठाने शुरू करें तो आप यकीन कीजिएगा कि अगर आप पूरी रख लेना सारे कैसेट्स, तो आप हंसती ही रहेंगे सिर्फ, क्योंकि आपको लगेगा कि ये कैसे, और आउट ऑफ स्क्रिप्ट। एक तो होता है ना स्क्रिप्ट का लिखना और होता है, उसके बाद उस स्क्रिप्ट के साथ जो टाइमिंग, स्क्रिप्ट तो होता ही नहीं था जी। वो 1 लाइन लिखते थे एक सफ़े पे, एक रिहर्सल भी नहीं, रीडिंग है, ऐसे बैठे हुए सबको गाइड किया, ये 1 लाइन है, ये तेरा रोल है, इसके बाद ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और फिर चलो चाय पियो, खाना खाओ और शो है। और फिर हमें इतना तैयार किया हुआ था उन्होंने कि अब शो होता था और जैम पैक, और फिर हम शुरू होते थे और ऑडियंस हमारा मिजाज बना देती थी। उमर भाई फुल तैयार, उमर भाई से पहले हम गर्म करके देते थे। इतना हाइप, ये लोग ना ऐसे हाइप क्रिएट करते थे जब तक अब उमर शरीफ ने आना है, जैसे ना। मुझे एक याद है, अगर अभी 1-2 मिनट हैं, क्योंकि मलिक अनोखा को एक दफ़ा पहली बार जब बुलाया स्टेज पे उनको ये कहा था और सबको पता था, और उमर भाई ने खेलना था उनसे साथ
तो उसके विजन प्रॉब्लम था। उन्होंने कहा कि तुम इधर से आओगे, उसके बाद जो है लाइट बंद होगी, उसके बाद तुम एग्जिट कर जाओगे। अब वो ड्रामा चल रहा है, लोग देख रहे हैं, पता नहीं वो टाइमिंग थोड़ी सी आउट होगी मलिक अनोखा की, और अब ये दरवाज़ा है, ये विंडो है, और लाइट बंद हो गई। अब लाइट बंद होगी, और लाइट बंद होगी जब खुलती तो सीन चेंज होना था। तो जब वो दरवाजे के वहाँ के बजाय वो विंडो को दरवाज़ा समझ के अभी वो यूँ ढूंढ रहा था, तो इतने में लाइट ऑन हो गई। अब जो लाइट ऑन हुई तो आप सोचे कि विंडो को एक आदमी यूं यूं कर रहा है और ऑडियंस देख रही है, लोग हंस हंस के गिर गए, और आर्टिस्टों की जिनकी एंट्री थी उनके समझ में नहीं आया। और ऐसे मौके पे उमर शरीफ ने एंट्री ली, ओए ये कब तक खिड़कियां साफ करेगा, चल जा जल्दी से फला चाय लेके, और करके वो सीन को भी उसको भी मैनेज कर लिया उसको। तो ये जो कमाल है, आप क्या समझते हैं स्टेज पे मिस्टेक्स नहीं होती? ऑन एयर मिस्टेक, अलिफ नून जब आता था तो नन्ना और ये लाइव करते थे, जब लाइव करते थे अब डायलॉग कोई भूला, अब कोई डायलॉग भूला है, अब लाइव चल रहा है, लोग देख रहे हैं, तो नन्ना ये कह देते थे अल्लन को, यार मुझे लग रहा है तुम्हें प्यास लग रही है, तुम जाओ जाके पानी पियाओ, तो वो जाके अपना स्क्रिप्ट देख के आ जाता था। अब वो देख के आया है, अब ये भूले, कहना लगता है अब तुम्हें भी पानी की जरूरत होगी। लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलने देते। It's very difficult. You know, that's absolutely true. Umar Sharif was a really great comedian and it's a big loss. इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे पास एक और गेस्ट ऑन द फ़ोन है। जिस तरह हम अभी थोड़ी देर पहले पैकेज के अंदर देख रहे थे कि सरहद के उस पार भी उमर शरीफ साहब को इतना ज़्यादा सराहा जाता था, और उनका जो लॉस है वो लोग भी बहुत डीपली फील कर रहे हैं। हमारे साथ जॉनी लीवर एक बहुत नामवर और ज़बरदस्त किस्म के कॉमेडियन मौजूद हैं फ़ोन कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पहली दफ़ा आपने उमर शरीफ से आपकी कब मुलाकात हुई? ये 1990 में आए थे बॉम्बे। अच्छा, कोई फिल्म लिखने के लिए आए थे। फिल्म देखने के लिए? लिखने के लिए कोई स्टोरी। अच्छा। हाँ, ये जब बकरा किश्तों में हिट हुआ था ना, जी, बकरा किश्तों का प्रोग्राम, हाँ उसके बाद की बात है जी, 1990 एग्जैक्टली। यहाँ आए थे, रुके हुए थे, मुझे किसी ने बताया, तो हम लोग मिले, वहाँ हमारी मुलाकात हुई, और एक दो दिन हम लोग साथ में उठना बैठा था। जब भी वो बिजी होते थे, जब टाइम मिलता था मैं जाके उनसे मिलता था। तो ये पहली मुलाकात थी, और उसके बाद में मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। फिर हम लोग फ़ोन पे, जब वो इंडिया आए यहाँ शो के लिए, तो मैं ही नहीं था, मैं अपने कामों में बिजी था, हम लोग मिल नहीं पाए। मैं शूटिंग के लिए इधर उधर जाया करता था, लेकिन ये फिर फ़ोन पे मेरी बात होती थी। फिर मैं रीमा जी फिल्म कर रहा था मलेशिया में, रीमा खान जी फिल्म कर रहा था, तो वहाँ पर इनका फ़ोन आया था पाकिस्तान से, रीमा जी ने लगा के बात कराई, तो वो तब मेरी बात हुई थी। अभी हम लोग 2 साल पहले साथ में शो करने वाले थे अमेरिका वगैरह में, पेसिफिक के पहले। जी जी, उमर शरीफ और जॉनी लीवर नाइट, ये बढ़िया शो होने वाला था, हम लोग बहुत खुश थे, और साथ में शो होगा, बढ़िया होगा, इंडियन पाकिस्तानी ऑडियंस सब मिलकर आएंगे और शो बढ़िया होगा। लेकिन वो इनकी तबीयत की वजह से वो शो हो नहीं पाया जी। इन्होंने कहा कि व्हील चेयर पर बैठ के, मतलब चेयर पर बैठ के परफॉर्म करेंगे, ऐसा कुछ था कुछ। अभी लोग तो उनको खड़े होकर परफॉर्म करना देखना चाहेंगे उनको परफॉर्म करते हुए। तो अभी वो प्रॉब्लम थी, तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम बढ़ती गई, और फिर ये पेंडेमिक आ गया, तो वो सब रह गया। तो हमारी फिर मुलाकात हो सकती थी दोबारा, लेकिन फ़ोन पे, मतलब 3-4 मरतबा फ़ोन पे बात नहीं करता। सही। मैं आपसे सर पूछना चाहती हूँ कि आपको उनके कौन से जोक सबसे ज़्यादा पसंद थे? उनके जोक्स, उनके पहले एक ऑडियो कैसेट निकलती थी जी, एक ऑडियो कैसेट निकली थी, उसमें कुछ अच्छा उनके कुछ जोक्स होते थे, तो उसमें वो मैं बहुत एंजॉय करता था। 82 की बात है। 82 में मेरी कैसेट आई थी, मेरी ऑडियो कैसेट आई थी, 82 के बाद उनकी कैसेट। अच्छा, जबरदस्त। मेरी आई थी ऑडियो, बहुत फेमस हुआ था, तो वो भी वो सुनते थे, उमर भाई सुनते थे,
मेरे हाँ। को शकील सिद्दीकी वगैरह बताता है, तुम्हारी कैसेट सुन के बहुत एंजॉय करते थे। तो जब 1990 में ये लोग भी आए थे, शकील सिद्दीकी ये लोग भी आए थे, ऐसे घूमने आए थे जी 94 में हम गए थे, शकील था, मैं था। जी 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 करेक्ट, 94 में आए थे, करेक्ट करेक्ट। जी जी। अच्छा, मेरा जब आना हुआ था जॉनी भाई, तो वो याद है कौन सी फिल्म थी? ढूंढते रह जाओगे, क्या थी फिल्म वो? ढूंढते करेक्ट करेक्ट। मुझे याद है वो फिल्म, और वहाँ पे हमें लग रहा था जैसे कि हम यहीं पाकिस्तान में, बड़ा अच्छा इनका रिसेप्शन था। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जॉनी लीवर साहब पाकिस्तान में बड़े पसंद किए जाते हैं, लेकिन ये वहाँ के उमर शरीफ थे। ऐसे ही है। और इन दोनों शख्सियत में मुमासलत, वो भी रूहानी शख्सियत थे और ये जॉनी लीवर खुद भी रूहानी शख्सियत हैं, और बेशुमार लोगों की। नहीं, आप रूहानी भी हैं, आप जिस्मानी शख्सियत भी हैं। अरे यार, नहीं, उमर शरीफ बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत कमाल। वो जो करते थे वो अलग ही काम करते थे, उनका काम ही कुछ अलग था, बिल्कुल अलग थे, इसीलिए तो उनका इतना नाम हुआ ना। मैंने मोइन अख्तर साहब का इतना नाम था, पूछे बात। जब हम लोग मोइन अख्तर साहब के कैसेट वगैरह सुनते थे, वो फिर अमानुल्लाह साहब को हम देखे, उनको देखने का मौका लगा सब। मगर उमर शरीफ ने क्या किया, अलग काम किया उन्होंने, प्ले वगैरह करके ना एक अलग निकाला। हम लोग स्टैंड अप करते थे, मिमिक्री स्टैंड अप वगैरह हम लोग करते थे वो टाइम पे, फिर वो प्ले वगैरह करने। मैं फिल्मों में बिजी हो गया, मैं स्टैंड अप से फिल्मों में निकल गया, फिर स्टैंड अप और फिल्म करने लगा जी। ये। मगर इन्होंने क्या किया, होस्टिंग विस्टिंग जो करके, जो शो करके, और फिर उसी वक्त जवाब देना, हाजिर जवाब थे, वो कमाल थे। इनके पास कहाँ से वर्ड आते थे, मैं पूछता था उनको 1990 में जब आए थे, बोले यार उमर भाई आप इसे कहाँ से बोलते हो यार, ये कहाँ? बोले यार तो ये पता नहीं निकल आते हैं, बोले ऐसे आ जाते हैं। बोले कभी कभी मेरे को पंगा भी हो जाता है, कुछ ऐसी बातें निकल जाती तो ऐसे ही होता है। तो वो टाइप के थे जी। अपने काम में मास्टरी थी उनकी, बहुत मास्टरी थी। बिल्कुल, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि भारत में उनकी मकबूलियत थी क्या? लोग उनको जानते थे, उनको पसंद करते थे? बिल्कुल जानते थे। देखिए, आर्टिस्ट जितने आर्टिस्ट लोग हैं वो तो जानते थे, और दूसरे जितने अपने उर्दू जानने वाले हैं जी, उर्दू जानने वाले हैं वो जरूर बकरा की सबने देखा है। और दूसरे क्या है कि हमारे कुछ बहुत इलाके जैसे साउथ के हैं, बंगाल है और गुजरात हुआ, हिमाचल, ये इस तरफ जो है ना, उस तरफ नहीं जानते। मगर मुंबई और जहाँ जहाँ उर्दू जानने वाले हैं, और यूपी साइड में, दिल्ली में, बाप रे बाप, उमर शरीफ पूरी इंडस्ट्री जानती है उमर शरीफ। जबरदस्त। शूटिंग में जब, हाँ जी, फिल्म इंडस्ट्री में 75% जानती, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर आने का और अपना कीमती वक्त देने का। आई होप कि हम आपसे दोबारा बात कर सकें। जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि उमर भाई जो है ना, उमर शरीफ के जो आखिर दिन थे, बेचारे वो तकलीफों में गए, वो बेचारे बीमार थे और कई सालों से बीमार थे, वो देख के बहुत दुख हुआ। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा हमारे आर्टिस्टों से, जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, उन सबसे यही कहूँगा कि प्लीज़ अपने सेहत का ध्यान रखें। हमको भी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, काम भी उतना ही करना चाहिए, तो ज़्यादा सर पे ज़्यादा वो ना हो, ज़्यादा काम लेके फिर हम ये ना, ये मैं मैसेज और कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग खिदमत करते हैं यार, लोगों को हंसाते हैं, और ये बहुत मेहनत का काम है, और उसके लिए सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। दैट वाज वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सलीम आफरीदी साहब और अयाज खान साहब। बात हो रही है उमर शरीफ साहब के बारे में, और आप लोगों के करियर्स जो थे वो काफ़ी जगहों पे इंटरसेक्ट किए, आप लोगों की उनसे दोस्ती थी, बातचीत थी, आना जाना था उनके घर पे। मुझे ये बताएं कि सर आप बताएं कि उनको
गुस्सा किस चीज़ पे आता था? देखिए, मेरा ख्याल है कि मुझे ज़ाती तौर पे तो आइडिया कभी नहीं हुआ, या मेरी जितनी भी मुलाकात हुई है उसमें वो मुझे बड़ी रिस्पेक्ट देते थे। सही। उसकी वजह हम ये कोई वो नहीं था कि आप बड़े वो बड़े, वो मैंने देखा है कि जब शोज़ होते हैं ना, जब लाइव शो में वो किसी गेस्ट को बुलाते थे तो सबकी क्लास वो लेते थे लेकिन उस क्लास लेने में जो उनका शरीफ शो था उसमें 2 दफ़ा मुझे बुलाया उन्होंने, और दोनों दफ़ा कंट्रास्ट था। एक में मेरे साथ गज़ाला थी और दूसरे में कोई मॉडल थी कोई। तो मुझे वो मॉडल वाले को तो मैं भूल ही नहीं सकता। जो लोग देख रहे हैं अगर वो देखें, अगर वो 13th एपिसोड आया है उसमें मैंने ये बियर्ड रख ली थी, तो मैंने आइए तशरीफ़ लाइए बैठिए, कैसे हैं सूफ़ी साहब। मैं अनएक्सपेक्टेड, मैं सूफ़ी साहब ठीक ठाक हैं। उसके बाद दूसरा सवाल धड़ से किया ना, जो मेरे तसव्वुर में नहीं था, अयाज़ भाई आपने दूसरी शादी कब की? तो अब मैं तो हिल गया। फिर मैंने कहा जब आप तीसरी की तैयारी कर रहे थे, वो पंच अच्छा चला गया, वो ओहो अच्छा अब हमसे शुरू हो गए, यूँ होके बैठ गए ना। दैन उनकी सारी उन्होंने बातें, उसमें बड़ा अच्छा एक वो था कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया 2 मिनट के लिए तो आप कैसी तकरीर करेंगे? क्या वैसी ही जैसे सब करते हैं? क्या वही बातें कर, मतलब उसके बाद वो सब ले लिया, पूरा सबको लपेट दिया। सर वो सवाल भी खुद ही करते थे, जवाब भी सवाल ये कर रहे हैं। मैं जब तक अपना बोले ना तो मैंने कहा यार फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बड़े मज़ेदार गुस्सा उनको खिलाफ मिजाज कोई भी बात पे आ जाता था, और मुझ पे बड़ा गुस्सा होते थे तुम्हारी क्योंकि मैं बोल्ड होके साफ और सच बात कर देता था, और कोई भी, क्योंकि मेरा रिश्ता ऐसा था, बड़ा खुलूस वाला था, तो वो गुस्सा हो जाते थे, थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाते थे। आखिरी ड्रामा मेरे साथ किया है, यहाँ 2 ड्रामे मैंने जो आखिर में उन्होंने किए, बोलने में थोड़ा सा आर्ट्स काउंसिल में, चलने में, आर्ट्स काउंसिल में। तो फिर मुझे ये पता था कि इस वक्त ये इस पोजीशन में नहीं है कि वो जो उमर शरीफ का जो एक मिजाज और जो ऑडियंस चाहती है उमर शरीफ से, अब उमर भाई दे नहीं सकते। तो मैं कुछ चेंजिंग चाह रहा था। मैंने कहा मुझे इस तरह लाया, मैंने अपनी जिम्मेदारी फील की, क्योंकि पब्लिक को उतना ही मज़ा आना चाहिए जो उमर शरीफ के ड्रामे में आता है, और बीमार उमर शरीफ कोई नहीं देखने आएगा, तो उनको मज़ा तो पूरा आना चाहिए। तो मैं उमर भाई को बताने लगा कि ये उमर भाई ऐसा कर लें, तो अगर ऐसा कर लेंगे, ये आप सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, ये इज्जत नहीं करते, ये नहीं करते। मैंने कहा उमर भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अब क्या पूछना शुरू कर दें? मैं तो अपने तौर पे जिम्मेदारी फील किया। फिर वो ड्रामा किया और मैं सुपर हिट था, और बार बार जब भी मैं एंट्री करके बाहर आता कहना बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। उमर भाई पे जुगते भी मैं भाई शायद दुनिया में मैं आदमी जिसने उन पे जुगते लगाई हैं। ड्रामे के एंड में मैंने उनसे पाँव पकड़ के माफ़ी मांगी, भाई माफ़ कर दिया। कहना नहीं यार तूने बहुत अच्छा किया, तूने बहुत नहीं, ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि पंच लाइन एक वाइड चीज़ होती है जिसमें एनर्जी रिक्वायर है जी। क्योंकि पंच लाइन को अगर हम डल बोलता है, ये ड्रामे से भी सीखा, टीवी से भी सीखा, या वन मैन शोज़ में भी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पंच लाइन को आप डल कर दें। अब हो यही रहा था जो जिन ड्रामों की बात कर रहे हैं अभी लास्ट में, उसमें अगर आप किसी पंच लाइन को रिपीट करने के लिए भी अगर इन्होंने हाईलाइट कर दिया तो वो वैसे ही नीचे आ जाता है। एंटी क्लाइमेक्स में चलें 2 पंच लाइन्स भी हो जाती हैं, हम देखते हैं एक जगह ऑडियंस नहीं वो हो रही है, तो ये क्वालिटी इसकी कैलकुलेशन, ये भी पूरा एक समझे एक सब्जेक्ट है। अच्छा, सामने वाला कॉमेडियन उनका दुश्मन था, स्टेज पर ऐसा लगता था कि जंग हो रही है। अच्छा, थप्पड़ हो रही है, थप्पड़ भी उसी की एक वजह होती थी। कहीं अगर उन्होंने देखा है ना कि वो कुछ नीचे आया तो उन्होंने थप्पड़ मार के उसको कवर किया। तुम क्या, तुम यूं करते, यूं है, यूं कर दिया, तो लोग थप्पड़ पे भी लाफ्टर लेते थे, तो वो गुस्सा खा जाता है दूसरे को। अगर बड़ा लाफ्टर, बड़ी क्लैप आ गई, अब उन्होंने 10 क्लैपें 10 लाफ्टर खुद लेने, ये उनका खासा था। ये देखें, ये बात पता है एब्सोल्युटली। अब ये आर्टिस्ट में स्टेज प्ले में जाहिर है कि 2-3 जैसे ड्रामों में होता है कि मेन कैरेक्टर्स हो गए, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हो गए, और इससे फिर और जो एक होते हैं आम, तो ये सारी चीज़ स्टेज। लेकिन फ़र्क इतना है कि रिकॉर्डिंग की चीज़ को आप एडिट करके उसको हाईलाइट कर लेते हैं, उसको क्लोजअप्स डाल के, सर डाल के। बट इन लाइव शोज़, इवन वो वन मैन शो हो, खा वो कोई और हो, अब वन मैन शो में मैं जो हूँ ना, मैं ऑडियंस को बहुत कम जवाब देता हूँ, मैं नहीं देता। उमर शरीफ जो हैं वो अगर वो खड़े हैं ना, तो उनको तो कभी कभी लोग ये भी कह रहे होते थे उन्होंने प्लांटेड किए हुए लोग। देखिए उमर शरीफ जब आए ना, उन्होंने पिछले सारे कॉमेडियंस के लिए मुश्किल कर दी। वजह यह है कि वो ऑडियंस से डायरेक्ट बात का, पहले कंटेंट्स कम होते थे ना, कंटेंट्स कम है, उधर से किसी ने कह दिया कुछ,
ओह इसको तो मैं घर पे बांध के आया था। बस उस पे जुगते लगाने। फिर उधर जब एक ने बोला तो उधर दूसरे ने बोला, अब तीसरे ने बोला। कहने देखें यही आदत होती है, आप समझ गए होंगे कौन से जानवर की। एक तरफ से आवाज़ आ जाए तो फिर सारे बोलना शुरू है। अब वो स्टेज पे काम करते करते खुद कोई ऐसी हरकत करते हैं, ये जेब में हाथ डाल दिया, किसी की आवाज़ ज़रूर आएगी, अबे क्या निकाल रहा है बेटा, मुझे पता था तू मांगेगा इसलिए मैंने पहले ही निकाल। तो इस टाइप की तो दूसरे कॉमेडियन से वो जंग करते थे और माशाल्लाह ज़बरदस्त। हम भी उनके शागिर्द। लेकिन मैंने ये देखा है कि वो सीनियर आर्टिस्ट हैं जितने भी, जैसे जावेद शेख हैं जो उनके साथ के भी रहे, इवन मोहम्मद अली साहब की भी अगर वो कॉपी करते थे किसी शो में, तो मैंने देखा विद रिस्पेक्ट एंड ऑल, पहले वो कह देते थे, फिर वो कहते कि वो बड़ा आदमी होता है जिसकी मैं कॉपी करता हूँ, लाइक कवर भी कर लिया, मैं सिर्फ बड़े बड़े लोगों की कॉपी करता हूँ, तो कोई बोला तो कहने देख इसकी कॉपी कभी नहीं करूँगा। तो इस तरह वो मैनेज भी कर। लेकिन मैंने देखा जब मेरा जितना वास्ता पड़ा, हाँ वो ट्रैवलिंग में पड़ा, हाँ हम वहाँ रहे, हाँ हम खाना खा रहे हैं बैठे हैं, लेकिन वो ये करते थे कि बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करते थे, अयाज भाई करके करते थे। इसलिए मैं उस मोहब्बत को शायद कभी भी नहीं भूलूँ। जितनी भी मुलाकातें हुई हैं उसमें ये प्यार मोहब्बत जो मैं तो छोटा था उनसे, मैं उनसे घर में आने जाना, उसमें सलीम भाई के अलावा कोई बात नहीं करते। मैं बिल्कुल ऐसे ही शख्सियत थे जिनको बुलाना बहुत मुश्किल है। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर दो ज़बरदस्त कॉमेडियंस बैठे हैं और हम सब इन दोनों के साथ हम एक बहुत ग्रेट कॉमेडियन की ज़िंदगी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनके काम को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। हमारे साथ अयाज खान साहब बैठे हैं, सलीम साहब बैठे हैं, सलीम आफरीदी साहब बैठे हैं। बात हो रही है उमर शरीफ साहब की। अभी आपने हमें ये बताया कि उनको क्या चीज़ बुरी लगती थी, मगर अच्छा क्या लगता था, और कभी ऐसा हुआ कि वो बेसाख्ता किसी और कॉमेडियन के जोक को सुन के या देख के? वो बड़ा इंजॉय करते थे। जूनियर कॉमेडियन है, मुख्तलिफ डिफरेंट तरह के, कुछ शक्ल से लग रहे हैं, कोई गंजा है, कोई, तो उन सब की क्वालिटी इंजॉय करते थे। उनको पता है क्या वैरायटी है। और मेरा ये काम था कि जितने जूनियर्स नया टैलेंट है, मुझे पता है उमर भाई के लिए नई वैरायटी है। पहले तो वो गुस्सा करते थे, तू नए लड़कों को ला के रिहर्सल में बिठा देता है, कौन है? मैंने कहा भाई ये करता है बड़ा अच्छा देखें। तो फिर मेरा काम होता था कि मैं उस कॉमेडियन को उसका भी हौसला बढ़ाऊं। वो तो यानी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उमर भाई के सामने जिसकी टांगें ना कपाएं। समझ रहे हैं? उमर भाई के तो शो में कोई लोग बैठे होते थे तो वो घबराए हुए होते थे, पहले 100 दफ़ा उमर भाई का दिल जीतने की कोशिश करते थे ताकि ये हमें हमारा थोड़ा सा लिहाज करे, जुगत, क्योंकि उमर भाई का था। तो वो हर एक को एंजॉय करते थे। अच्छा, मैं बड़ा खामोश तबा आदमी था, फैमिली मेम्बर की तरह था। उनके भांजे भतीजे थे, उतना ही रोब था जितना उनका भांजे भतीजों में था। तो मैं बहुत कम बोलता था। लेकिन फिर मैं इस्टेब्लिश हो गया, फिर वो लाहौर चले गए, यहाँ मैं ड्रामा करने आया 4 साल बाद। तो कुछ और हो चुका था, मेरी एल्बम आ चुकी थी FM W11 और कैसेट मेरी बड़ी हिट होती। तो मैं वो ड्रामा कर रहे थे, तो मैं बलूची रोल कर रहा था। तो जो मैं बोलूँ हिट, जो मैं बोलूँ सुपर हिट। उमर भाई ने रिहर्सल की नहीं थी, अचानक ही आए थे, उनकी फ़िल्म भी लगी हुई थी ईद पे। तो इंटरवल के बाद बाहर आ गए, मुझे देख रहे हैं गौर से। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्या देख रहे? कह रहे हैं तू वही है, तू वही है। तो फिर हम हंसाते थे, तो वो बोलते थे कि बोलो कुछ ना, एंजॉय करते हैं। अमेरिका गए टूर में तो वो बात ही कुछ और होती है, वो तो टोटल एंजॉय है। अच्छा, वाशिंगटन DC हम जा रहे थे, एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वो ड्राइवर बता रहा था जो भी हमें रिसीव करने आया था, उमर भाई आगे बैठे हुए थे और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो एक बात पे बड़ी हंसे। मैंने कहा यार यहाँ कोई दरबार नहीं है। तो वो बड़ा से एक दफ़ा किसी एयरपोर्ट पे लाइन में लगे हुए थे, डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। तो मेरे पीछे उमर भाई थे, आगे और थे और पीछे दरी और ये वो। तो वो गोरा मुझे जो ऑफिसर मेरा पासपोर्ट चेक करते हुए कुछ बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। फिर उसने बोला
मैंने कहा सॉरी। फिर उसने कुछ बोला, मैं समझ में नहीं आया, तो उमर भाई पीछे से बोले ही इज़ फाइन, ही इज़ फाइन। फिर मुझे समझ में आया तो मैं बहुत हंसा। मुझे तो ये है कि मुझे एक दिन कह रहे हैं, मेरा जो छोटा भाई था वो डेंटल सर्जन है, एजाज़, मेरा तो एजाज़, और मेरा ऑप्टिकल बिजनेस भी है। तो मुझसे कहते हैं, और स्टेज ही भी कर रहे हैं ना, मैं खड़ा हूँ। अब मुझे उन्होंने परफॉर्मेंस के लिए कंपेयरिंग करते बुलाया जी, हम आते हैं अयाज़ खान। अब मैं खड़ा हूँ, ये इन भाइयों ये दो भाई हैं, एक है डेंटल सर्जन और ये है इनका चश्मों का बिजनेस है। वो इतने ज़ोर से दांत निकालते हैं कि आंखों पर असर पड़ता है। और उसके बाद वो फ़ौरन भेज देते हैं अपने भाई अयाज़ खान के पास, जाओ बेटा वहाँ से इमेज से चश्मा बनाओ। वाह वाह। अब पब्लिक भी हंसना शुरू हो गई, मेरी तो वो हंसी छूटी। यार भाई खुदा का वास्ता है, किसी भी बात को, किसी भी चीज़ से रिलेट हम सोचे ही नहीं ना, बिल्कुल। अच्छा, अब जो मैं सबसे अच्छी बात कि मैं सऊदीया गया था, अपने उम्रा पे गया था जी। तो हम जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि मैं शो में हमें जाना है, हमें अयाज़ भाई किसी तरह से भी, तो मैंने कहा वहाँ चलना है, उम्रा करेंगे। कह रहे हैं अयाज़ भाई देखिए, फिर मैं आपको पासपोर्ट दे रहा हूँ और आप ही की वजह से अब मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊँगा। तो हमने किया, उसके बाद उम्रा किया, फिर उन्होंने मुझे मौल्लिम बना दिया। फिर मुझे शो में कहा क्या ये अयाज़ खान है और ये मेरे मौल्लिम भी। अब मैंने कहा मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, मौल्लिम से बीच में डाल। ज़बरदस्त। आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यहाँ पर बैठकर उनकी ज़िंदगी को, उनके किस्सों को याद कर कर, अभी भी वो नहीं है, हमारे शक्लों पे जो मुस्कुराहट है उनकी वजह से, आई थिंक कि इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज यकीनन एक सूग वाला दिन है और बहुत ज़बरदस्त नमाज जनाजा होगी। तो मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि ज़ाहिर बहुत बेशुमार चाहने वाले बस नज़्म ज़ब्त बरकरार रखें जी। ज़रूरी नहीं कि हर कोई शक्ल देख सके, बस दुआओं में ज़रूर याद रखें उनको भी, और जो बकिया आसाने वाले रह गए, जो लोग घर पे हैं वो उनके लिए दुआ मग़फ़िरत भी करें और उनको दुआ करें। किसी न किसी की दुआ लगती है, इंशाल्लाह अल्लाह उनको वैसे भी बख्शिश फरमाए। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। शो का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। जिस तरह मेरे मेहमानों ने कहा, मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि उमर शरीफ साहब के लिए दुआ मग़फ़िरत मांगें और कोशिश ये करें कि हम लोग मेरे ख़्याल में बैठ के अपने अब आने वाली नस्लों को बताएं कि हु दिस अमेजिंग ग्रेट आर्टिस्ट वाज। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल सुबह मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए।